Assalamu alaikum student. Today our topic is Newton's third law of motion. In this law, Newton describes action and reaction. The statement of law is to every action there is always an equal but opposite reaction. So student, इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि जहाँ कहीं पर भी एक्शन होगा वहाँ पर उतना ही रिएक्शन होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा. Action is always accomplished by a reactional force. जहाँ पर भी एक्शन होगा उसके अपोजिट में हमेशा रिएक्शन होगा. And the two forces must always equal and opposite. और याद रहे कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो हमेशा इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. It is to remember that action and reaction do not act on the same body but they act on different bodies. याद रहें कि एक्शन और रिएक्शन सिर्फ एक बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है. यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अपोजिट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होगा. तो ऐसा नहीं है कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो सिर्फ एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाए. एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो बॉडीज के ऊपर अप्लाई होगा. जस्ट जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा अपोजिट इन डायरेक्शन. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक बॉल को फॉरवर्ड थ्रो किया हुआ है. जैसे ही हम ये बॉल जो है फॉरवर्ड थ्रो करेंगे तो इसमें हमारे पास ये होगा कि बॉल के ऊपर हम क्योंकि बॉल को थ्रो करने जा रहे हैं तो बॉल के ऊपर एक्शन होगा और जो हमारा हाथ होगा उसके ऊपर रिएक्शन होगा. दोनों का डायरेक्शन सेम होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा. इसके अलावा एक और एग्जांपल है जिसमें एक सीट है, उस सीट के ऊपर कोई एक बंदा बैठा हुआ है. अब क्योंकि वो सीट जो है उसका भी कोई ना कोई मास है और जो बंदा उसके ऊपर बैठा हुआ है उसका भी कोई ना कोई मास है. अगर दोनों के मासेस हैं तो ग्रेविटी की वजह से इन दोनों का एक वेट फैक्टर आ जाएगा और जो वेट फैक्टर है जिसे हम वेट फोर्स कहते हैं वो डाउनवर्ड होगा. मतलब जमीन जो है इस चेयर को भी और साथ साथ उस आदमी को भी जो सीट के ऊपर बैठा हुआ है दोनों को डाउनवर्ड पुल करेगी. अब क्योंकि यहाँ पे पुल है मींस एक्शन है तो वहां पर हमेशा रिएक्शन भी होगा. वो पॉइंट जहां पर चेयर के जो लेग्स हैं वो जमीन को टच करेंगे उस पॉइंट पर रिएक्शन होगा. जितना आदमी और साथ चेयर का जो वेट होगा जमीन को या फ्लोर को डाउनवर्ड पुश करेगा उतना ही जमीन जो है उस चेयर को अपवर्ड पुश होगी. अब क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, अगर ये अपोजिट ना होते तो मींस वहां पर कोई ना कोई खास एक नेट फोर्स होता और जहां पर नेट फोर्स होता है वहां पे हमेशा एक्सेलरेशन होता. क्योंकि ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि if there is a net force there will be an acceleration in the direction of force. तो बट यहाँ पे ये होता है कि जो जितना एक्शन है वो डाउनवर्ड में है और रिएक्शन अपवर्ड में है. दोनों फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन में है तो इसी वजह से ये दोनों बैलेंस हो रही हैं जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो और नेट फोर्स जीरो मींस देयर इज नो एक्सीलरेशन. द बॉडीज आर इन रेस्ट कंडीशन. एक और एग्जांपल है. इस एग्जांपल में हमारे पास एक स्केट बोर्ड है. इस स्केट बोर्ड के नीचे जो सरफेस है वो स्लिपरी सरफेस है क्योंकि वहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी. जब स्लिपरी सरफेस है लेट से यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस को मैं फ्रिक्शन लेस बना देता हूँ. ये रही इसकी फ्रिक्शन लेस कर दिया. अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से आगे की तरफ पुश करूंगा हल्की फोर्स से, देखिए हल्की फोर्स से पुश कर रहा हूँ, यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो गया. अब क्योंकि मैंने इसको पुश किया हुआ है फोर्स अप्लाई हो चुका है तो ये मोशन हो गया. क्योंकि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने यही पढ़ा था कि जहां कहीं पर भी एक्शन होगा वहां पर रिएक्शन होगा जिसकी वजह सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जहां पर भी फोर्स होगी वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ में था. अब क्योंकि हमने एक्शन और रिएक्शन के बारे में पढ़ना है तो ये हमारे पास जो स्केट बोर्ड है इसके ऊपर एक बंदा बैठ के अगर इसको चलाना की कोशिश करेगा, लेट सपोज वो वॉल के साथ है तो उसने दीवार को बैकवर्ड पुश करना है. जिस पॉइंट पर वो दीवार को बैकवर्ड पुश करेगा क्योंकि दीवार ने उसको अपोजिट में रिएक्शन देना है. पुश
on the wall is action and the reaction of wall is obviously on the body, जिसकी वजह से ये जो स्केटबोर्ड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास एक रॉकेट इंजन है, इसको फॉरवर्ड मूव करवाना है। अब जो रॉकेट इंजन फॉरवर्ड मूव करते हैं तो वहां पे भी तो कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई बंदा पकड़ के आगे की तरफ मूव करवाए। तो ये जो है एक सिस्टमैटिक मैकेनिज्म होता है। इस सिस्टमैटिक मैकेनिज्म के अंदर भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। इसके जो यहाँ पे ब्लैक एरो शो हुआ है, वहां पे बर्निंग जो गैस हैं, जो फ्यूल के बर्न होकर जो गैसेस एग्जॉस्ट होती हैं, वो गैसेस हाई स्पीड से उस एग्जॉस्टिंग पॉइंट के अराउंड में जो एयर है उसको बैकवर्ड पुश करती हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक एरो है, ये गैसेस जो डॉटेड रेड डॉटेड लाइंस में शो हुए हैं, तो ये जो गैसेस हैं एग्जॉस्ट वाले पोजीशन पर ही इसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के ऊपर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत सारी गैस उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को पुश कर दे, बैकवर्ड फॉरवर्ड में पुश कर देंगी, जिसकी वजह से जो एयर है इस रॉकेट के ऊपर रिएक्शन दे देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो ब्लू एरो इंडिकेट करता है कि ये वो फोर्स है जो एयर इस रॉकेट इंजन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन दे रहा होता है। और जो ब्लैक एरो है, इट इज द एक्शन। इस एक्शन की वजह से जो कि एयर के ऊपर एक्शन हो रहा है, गैसेस उस एयर को क्या करती हैं, बैकवर्ड में पुश कर रही है, जिसकी वजह से एयर उसके रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट इंजन को पुश करेगा। तो इसी वजह से रॉकेट जो इंजन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे जो लॉ अप्लाई होता है, यहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ये भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल था न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। अब एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास एक सरफेस है जिसे हमने फ्लोर कहा गया है, उसके ऊपर हमने एक टेबल रखी है और टेबल के ऊपर एक बुक है। क्योंकि आपको पता है कि बुक जो है उसका भी मास है, टेबल का भी मास है, तो बुक की मास होने की वजह से ग्रेविटी उस पर अफेक्ट करेगी और उसका कोई ना कोई वेट होगा, और उस वेट से बुक जो है टेबल को डाउनवर्ड पुश करेगी। क्योंकि वहां पे एक्शन हो चुका है, जो बुक का वेट जो है वो टेबल के ऊपर एक्शन दे रहा है, तो उसके अपोजिट में टेबल जो है बुक के ऊपर रिएक्शन देगी, बट दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन है। इसी तरह टेबल की जो लेग है वो जिस पॉइंट पर फ्लोर को टच कर रही है, वहां पर भी टेबल और बुक दोनों का जो वेट है वो फ्लोर को डाउनवर्ड की तरफ पुश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी एक्शन है तो वहां पे भी ऑलवेज रिएक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब ये है कि जो डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हैं या जितने भी बॉडीज हैं, वो हमेशा इस लॉ को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे एक्शन है तो देयर इज ऑब्वियसली अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनमें न्यूटन थर्ड लॉ के लिए ये है कि इसमें पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना जरूरी है या पेयर ऑफ बॉडीज का होना जरूरी है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं, दो बॉडीज के ऊपर अप्लाई होती हैं। और साथ साथ में जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है, टच होना जरूरी है। अगर टच नहीं होंगे तो वहां पर भी एक्शन और रिएक्शन नहीं होता। तो दो कंडीशन है इसमें, पहला ये कि पेयर ऑफ बॉडीज होना जरूरी है, दूसरा दोनों बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करना जरूरी है। तीसरा जो एक एग्जांपल है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। एक एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस स्टेशन में है और उसने आगे की तरफ या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि वहां पे वो हवा में है, तो वो ऐसी क्या टेक्निक यूज करेगा कि उसने एक खास डायरेक्शन में, रिक्वायर्ड डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो इसमें हमारे पास सबसे बेसिक सिंपल ये है कि अगर उसके हाथ में कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, तो उस चीज को बैकवर्ड की डायरेक्शन में फेंक देगा, क्योंकि जैसे ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को फेंकने की कोशिश करेगा तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने एक्शन किया है। उस एक्शन की वजह से जितनी फोर्स से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को फेंक देगा, तो उतनी ही फोर्स से वो जो ऑब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगी इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन।